अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन किसका होता है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है? एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। तो क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है और ट्रांसपोर्ट क्यों एसेंशियल है? सबसे पहले तो ट्रांसपोर्ट क्यों एसेंशियल है? इसलिए है क्योंकि हम लोग जो खा रहे हैं, राइट, जो हम खा रहे हैं वो खाने के बाद जाता है स्टमक में, इंटेस्टाइन में। उसका होता है डाइजेशन, जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में देख लिया है। नहीं देखा होता है डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पूरा पार्ट देख लिए। फिर उसका होता है एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन होगी कहाँ जाता है? ब्लड में। अब ब्लड में जाने के बाद वो पूरे बॉडी में ब्लड जो है वो उसको सर्कुलेट करता है। जो भी हमने खाया है, जो डाइजेस्टेड सिंपल फूड है, वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। जिस जिस बॉडी ऑर्गन को, मसल को, टिश्यू को, सेल को जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, वो चीज उन सेल को, टिश्यू को दिया जाता है थ्रू ब्लड एंड बाय द प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। क्लियर? फिर उसके बाद में जो हम लोग रेस्पिरेशन से, रेस्पिरेशन को मैं और प्रिसाइजली बोलूंगा ब्रीदिंग से, जो हम ब्रीदिंग से इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन कहाँ जाता है? लंग्स। लंग्स से जाता है ब्लड। और हर सेल में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और वो ऑक्सीजन जो है वो कैसे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है? थ्रू ब्लड। तो मतलब जो ब्लड है ये क्या करता है? सर्कुलेशन का काम करता है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एसिमिलिएशन। ओके, उसके बाद में हर सेल हमारे बॉडी का क्या बनाता है? वेस्ट प्रोडक्ट। वो वेस्ट प्रोडक्ट को किडनी तक ले जाना और वहां से उसको एक्सक्रीट करना, राइट। मतलब किडनी को वेस्ट प्रोडक्ट पहुंचाने का जो काम होता है ये किसका होता है? ब्लड का। ओके, तो अब ब्लड जो है ये ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट होकर अपना काम करता है। और ब्लड है इसीलिए हम अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं। दैट इज कॉल्ड एज होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस मतलब टू मेंटेन इक्विलिब्रियम ऑफ आवर बॉडी। यही है जिसकी वजह से हम अगर पेन किलर लेते हैं, सिर दर्द हो रहा है, तो सिर दर्द में जैसे हमने टैबलेट ले लिया, तो टैबलेट कहाँ जाएगी? स्टमक में, इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये जाने के बाद सिर तक कैसे पहुंचा? राइट, दैट इज सर्कुलेशन। ब्लड है जो एक बॉडी पार्ट को दूसरे बॉडी पार्ट से क्या करा रहा है? कनेक्ट करवा रहा है। ठीक है, अब अगर हमारे बॉडी में हम लोग जानते हैं कि मास्टर ग्लैंड दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, हार्मोन रिलीज हो रहा है, तो वो हार्मोन जो है वो पैर तक जा रहा है, वो हार्मोन जो है वो इंटेस्टाइन में आ रहा है, वो हार्मोन जो है किडनी में जा रहा है, वो हार्मोन जो है वो लीवर में जा रहा है। तो ये सारे हार्मोन एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं थ्रू ब्लड। सारा नाइट्रोजनस वेस्ट जितना वेस्ट प्रोडक्ट है वो किडनी तक जाता है, सारे बॉडी ऑर्गन का लेकर के किडनी तक जाता है, वहां से फिर एक्सक्रीशन होता है, ये काय की वजह से? थ्रू ब्लड। इसीलिए सर्कुलेशन जो है बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट सर्कुलेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ पंपिंग ऑर्गन कॉल्ड एज हार्ट। अब हमको ये समझना है सबसे पहले हार्ट। हार्ट के हम देखेंगे टाइप्स। कितने टाइप्स है? हार्ट के 3 टाइप्स है। हार्ट के स्ट्रक्चर के हिसाब से, जैसे हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि हार्ट जो है वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग चेम्बर का होता है ना। मतलब इवोल्यूशन देखा था हमने, है ना। पहले लोअर ऑर्गेनिज्म, फिर हायर ऑर्गेनिज्म, फिर उससे हायर ऑर्गेनिज्म, मैमल्स वगैरह देखे, रेप्टाइल्स देखा, एम्फीबियंस देखा। तो हार्ट जो है वो अलग अलग स्ट्रक्चर का होता है। किसी किसी में 2 चेम्बर हार्ट होता है, किसी में 3 चेम्बर हार्ट होता है, किसी में 4 चेम्बर हार्ट होता है ना। तो अब हम देखेंगे 2 चेम्बर हार्ट किस में होता है? तो 2 चेम्बर हार्ट होता है फिशेस में। ओके, 2 चेम्बर हार्ट का मतलब क्या होता है? एक होता है एट्रियम, दूसरा होता है वेंट्रिकल। एट्रियम, दूसरा है वेंट्रिकल। क्लियर? फिर 3 चेम्बर हार्ट में होता क्या है कि 3 चेम्बर होते हैं हार्ट में। 2 होते हैं एट्रियम और एक होता है वेंट्रिकल। 4 चेम्बर हार्ट मतलब क्या होगा कि 2 होंगे एट्रियम, 2 होंगे वेंट्रिकल। 2 एट्रियम, 2 वेंट्रिकल। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी है जिनमें हार्ट ही नहीं प्रेजेंट होता है ना, जैसे कि जेलीफिश वगैरह। तो हम उस इतना डिटेल में देखेंगे, लेकिन हम ये समझेंगे कि 2 चेम्बर हार्ट जो है, 3 चेम्बर हार्ट जो है, 4 चेम्बर हार्ट है, डिपेंडिंग अपॉन दी रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट कितना है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट कितना है ऑर्गेनिज्म में, उसके हिसाब से चेम्बर उस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं फिशेज जो है वो लोअर ऑर्गेनिज्म है, इसलिए 2 चेम्बर हार्ट है, उनमें उतनी एनर्जी नहीं चाहिए, उतना उनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, उतना उनमें
मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं होती है, इसलिए उनमें सिर्फ 2 चेंबर हार्ट होता है। यहाँ पर 3 चेंबर हार्ट, जैसे कि एग्जांपल बटरफ्लाइज हो गया, एम्फीबियंस हो गया, इसमें 3 चेंबर हार्ट होते हैं। तो जो 3 चेंबर हार्ट होता है इसका मतलब क्या है, 2 एट्रियम है, एक वेंट्रिकल है। और जो हायर ऑर्गेनिज्म है जो कि खासकर वार्म ब्लडेड एनिमल्स है, मैमल्स में सभी में क्या होता है, 4 चेंबर हार्ट। ओके, अब हम समझेंगे एट्रियम और वेंट्रिकल का मतलब। एट्रियम मतलब रिसीविंग पार्ट, वेंट्रिकल मतलब गिविंग पार्ट। वेंट्रिकल से हमेशा ब्लड जाएगा, है ना, और एट्रियम में हमेशा ब्लड आएगा, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म, फिशेज लो या बर्ड्स ले लो या और कोई भी एनिमल्स ले लो, तो आपको ये समझ में आएगा कि एट्रियम में ब्लड आता है और वेंट्रिकल में ब्लड जाता है। एग्जांपल्स लिख लेते हैं। 2 चेंबर हार्ट का एग्जांपल दिया है फिशेज, 3 चेंबर हार्ट का एग्जांपल है हमारा एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। ठीक है, अब रेप्टाइल्स में एक एक्सेप्शन है जो कि हम लोग जानते हैं, 9th में पढ़ा है, कौन है, क्रोकोडाइल, which is having 4 chamber heart like birds and mammals। 4 चेंबर में बर्ड्स आएंगे, मैमल्स आएंगे। ठीक है, ये हो गए इसके एग्जांपल। अब एक काम कैसे करते हैं, ये जो तीनों टाइप के स्ट्रक्चर है काम कैसे करता है, तो इसको मैं आपको एकदम शॉर्ट में बता दूंगा। ये 2 चेंबर हार्ट है। 2 चेंबर हार्ट में होता क्या है, मान लेते हैं ये है एट्रिया, ये वेंट्रिकल और ये वेंट्रिकल। फिशेज की बात कर रहे हैं हम लोग, ventricles are attached to gills। ओके, अब गिल्स में होता क्या है कि जो आर्टरी है फाइन कैपिलरीज में डिवाइड होता है, यहाँ पे ब्लड प्यूरिफाई होता है, प्यूरिफाई होने के बाद में फिर प्योर फॉर्म ऑफ ब्लड या ऑक्सीडेटेड ब्लड जिसको हम बोलेंगे, ये पूरे बॉडी पार्ट्स में ट्रैवल करता है। और जो बॉडी पार्ट्स में जाएगा, जहां जहां पे ऑक्सीजन की जरूरत है ऑक्सीजन देगा और कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ऑक्सीजन देगा और कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। इस तरीके से डीऑक्सीडेटेड ब्लड जो है फिर कहां पे आएगा, एट्रियम। इसलिए मैंने आपको क्या कहा है कि एट्रियम इज द रिसीविंग पार्ट। ओके, जो रिसीव करता है वो होता है एट्रियम, और जो भेजता है हार्ट से, जो भेजेगा हमेशा ब्लड को कौन है, वेंट्रिकल। और जो हमेशा हार्ट के पास या हार्ट रिसीव करेगा, हार्ट का पार्ट कौन सा पार्ट रिसीव करेगा हमेशा, एट्रियम। ठीक है, अब 3 चेंबर हार्ट में होता क्या है, 3 चेंबर हार्ट मतलब क्या होता है कि जहां पर हार्ट है, हार्ट में 2 पार्ट होते हैं एट्रियम के और एक पार्ट है वेंट्रिकल का। ठीक है, तो यहां से क्या होता है, डीऑक्सीडेटेड ब्लड मतलब कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड comes into this atrium. From this atrium it goes to this ventricle. Okay, simultaneously यहाँ से ऑक्सीडेटेड ब्लड आता है, जैसे कि एम्फीबियंस हो गया, रेप्टाइल्स हो गया ना, यहाँ पे लंग्स होता है, इनमें क्या होता है, लंग्स। तो लंग्स से ऑक्सीडेटेड ब्लड आया, ये दोनों ब्लड एक साथ यहाँ पर मिक्स होता है कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज ऑक्सीजन, दोनों का ब्लड यहाँ पे मिक्स होता है। और फिर ये ब्लड जो है वो कुछ पार्ट जाता है प्यूरिफिकेशन के और बाकी का पार्ट जाता है बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, फिर उसके बाद में 4 चेंबर हार्ट की बात करेंगे। 4 चेंबर हार्ट में होता क्या है कि इस साइड में, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे बॉडी का, जो हमारे बॉडी का लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें होता है ऑक्सीडेटेड ब्लड, जो राइट हैंड साइड होता है उसमें होता है डीऑक्सीडेटेड ब्लड। हार्ट के 4 पार्ट्स, राइट, तो ये हो गया एट्रियम, ये हो गया वेंट्रिकल। तो इस साइड में हमेशा जो ब्लड आता है वो कौन सा होता है, डीऑक्सीडेटेड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड, और इस साइड में जो आता है वो होता है हमेशा ऑक्सीडेटेड ब्लड। यहां पर ब्लड आने के बाद में ये जाता है वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से पंप होकर के जाता है लंग्स में, और लंग्स से प्यूरिफाई होकर के आता है, फिर आता है एट्रियम में कंटेनिंग ऑक्सीजन। ओके, और फिर ऑक्सीजन से आता है वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से फिर जाता है पूरे बॉडी पार्ट्स में। इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे, आगे हमको चैप्टर में दिया है, लेकिन अब इनका वर्किंग कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पर बॉडी पार्ट्स में जाने के लिए हार्ट में सिर्फ एक ही बार ब्लड आता है, इसलिए इसको बोलेंगे सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है, यहाँ पे ब्लड कितनी बार आ रहा है, 2 बार। पहले जब वो डीऑक्सीडेटेड है, राइट, फिर प्यूरिफाई होने के जा गिल्स में और लंग्स में,
और फिर वो प्यूरिफाई होकर के काय में आ रहा है वापस एट्रियम में, मतलब हार्ट में 2 बार ब्लड आता है, प्यूरिफाई होने से पहले और प्यूरिफाई होने के बाद, मतलब डीऑक्सीडेटेड ब्लड और ऑक्सीडेटेड ब्लड आता है, तो हम इसको बोलेंगे डबल सर्कुलेशन। ठीक है, यहां पर भी पहली बार ब्लड आया तो कौन सा था, डीऑक्सीडेटेड, फिर वो प्यूरिफाई होने के लिए जाता है, प्यूरिफाई होकर के मतलब ऑक्सीडेटेड होकर के आता है हमारे लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, डबल सर्कुलेशन। क्लियर? तो ध्यान रहे यहाँ पर कि जो 2 चेंबर हार्ट वाले होते हैं उनमें थोड़ी सी रिक्वायरमेंट कम होती है, 3 चेंबर हार्ट में मिक्सिंग ऑफ ब्लड होता है, डबल सर्कुलेशन होता है, 4 चेंबर हार्ट में भी डबल सर्कुलेशन होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? तो सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन किसका होता है? ब्लड का, राइट। ब्लड के साथ साथ में बहुत सारी चीजें ट्रांसपोर्ट होती है, इन शॉर्ट हम समझ लेंगे। पहले सबसे पहले जान लेते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड का ट्रांसपोर्ट होता है, तो ब्लड जो है उसमें 2 मेन कंटेंट होता है। सबसे पहले होता है सेलुलर कंटेंट और दूसरा होता है प्लाज्मा। ठीक है, ये 2 पार्ट होते हैं ब्लड में। सेल 3 टाइप के हमारे, एक है आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी और तीसरा है प्लेटलेट, राइट। प्लाज्मा में कौन सी चीजें होती है? तो बहुत सारी चीजें होती है, जिसमें से 90% क्या होता है, वाटर। 90% क्या होता है, वाटर कंटेंट होता है। फिर उसमें प्रोटीन्स होते हैं, फिर इनमें जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है वो होते हैं, फिर उसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है। इसके बाद में इसमें हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। फिर इसके बाद में जो गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सारी चीजें जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है। अब इनका सबका यूज समझ लेते हैं। सबसे बेसिकली 3 चीजों का हमको यूज समझना है। आरबीसी, आरबीसी कंटेन हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या कैरी करता है? ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन। ठीक है, तो ब्लड का काम क्या हो गया? टू कंटेन और टू कैरी ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी, मतलब बॉडी में जहां जहां ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है कौन सप्लाई करता है? आरबीसी। आरबीसी आप सब लोग 9th में पढ़ चुके हैं। इट डू नॉट कंटेन नो न्यूक्लियस, इट डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस, राइट। अब क्वेश्चन आता है कि इसमें न्यूक्लियस नहीं है तो कैसे बनता है, कहां बनता है? तो ये तीनों भी सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, तीनों बनते हैं बोन में। बोन में एक पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज बोन मैरो। बोन मैरो में तीनों भी सेल जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट तीनों बनते हैं। ठीक है, फिर ये आरबीसी जो है जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, उसके अंदर होता क्या है? प्रोटीन, दैट इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन। अब ब्लड का कलर जो है वो रेड काहे की वजह से आया है? तो वो है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर एक एलिमेंट होता है, हम जिसको बोलेंगे मेटल, दैट इज आयरन। आयरन मतलब लोहा, जो हम लोग खाते हैं। खाते हैं क्या? नहीं खाते। तो ये हमारे बॉडी में आता है क्या? यस, थ्रू प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स जो है उस आयरन को लेता है और वही आयरन हमारे बॉडी में एंटर करता है, और वही आयरन जो है वो हमारे बॉडी को क्या देता है? रेड कलर। डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है? इट फाइट अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट प्रोवाइड्स अस इम्यूनिटी। ओके, नेक्स्ट। फिर प्लेटलेट जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में काम में आता है। ध्यान देना, ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग मतलब कहीं पे इंजरी वगैरह हो जाए तो इंजरी के बाद में जो ब्लड निकलता है उसको जमा करने के लिए, क्लॉट करने के लिए, ताकि बहुत सारा ब्लड लॉस ना हो, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी कैरी ऑक्सीजन which containing iron, that's why the blood is red in color. WBCs provides immunity. Platelets helps in blood clotting. ठीक है, अब प्लाज्मा में बहुत सारी चीजें अलग अलग जगह से बनती है। वाटर जो कि 90% होता है, प्रोटीन जो पूरे थ्रू आउट बॉडी में प्रेजेंट रहता है, डाइजेस्टेड फूड जो हम खाते हैं वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट करने का काम होता है, वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारे सेल्स यूज करते हैं, ऑक्सीजन यूज करते हैं, उसके बाद में ग्लूकोज यूज करते हैं, विटामिन यूज करते हैं, मिनरल्स यूज करते हैं, अगर वो एक्सेस क्वांटिटी में हो, और सेल के काम के बाद में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, खासकर नाइट्रोजनस वेस्ट।
जैसे कि हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ेंगे उसको डिटेल में, लेकिन यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया और कई सारे वेस्ट जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट जो कि ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। फिर उसके बाद में हार्मोन्स जैसे कि हम जानते हैं एक बॉडी पार्ट में बनता है दूसरे बॉडी पार्ट तक पहुंचता है, और गैसेस जो हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के वक्त ऑक्सीजन लेते हैं और एक्सहेलेशन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ये जो गैसेस है, ये गैसेस को भी ट्रांसपोर्ट करना किसका काम होता है? ब्लड का। अब हम पढ़ेंगे 3 टर्मिनोलॉजी के बारे में। पहली टर्मिनोलॉजी है आर्टरी, दूसरी टर्मिनोलॉजी है वेन, और तीसरा है कैपिलरी। ठीक है, आर्टरी, वेन और कैपिलरी। ओके, सबसे पहले तो हम लोग समझ लें आर्टरी, विच कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू अदर बॉडी पार्ट्स। ठीक है, जो हार्ट से ब्लड लेके जाएगा वो कौन रहेगा? आर्टरी। ठीक है, ये तीनों भी जो है ब्लड वेसल्स है, उसमें से आर्टरी जो हार्ट से ब्लड लेके जाएगा, जो भी ब्लड लेके जाता है वो कौन है? आर्टरी। ठीक है, वेन जो ब्लड लेके आता है किसके पास? हार्ट के पास, विच ब्रिंग ब्लड टू हार्ट फ्रॉम अदर बॉडी पार्ट। ठीक है, कैपिलरी को मैं थोड़ा सा बाद में देखूंगा। आर्टरी, सारी आर्टरीज, all arteries carry oxygenated blood containing oxygen, right? Exception is there, that is pulmonary artery which carries deoxygenated blood. Okay, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में और देखते हैं। अब ये वेन के अंदर कौन सा ब्लड होता है? It contains deoxygenated blood. Exception, pulmonary vein containing oxygenated blood। ठीक है, फिर से एक बार, आर्टरी जो ब्लड लेके जाएगा, वेन जो ब्लड लेके आएगा। आर्टरी में, सारे आर्टरी में कौन सा ब्लड होता है? हमेशा ऑक्सीडेटेड ब्लड, लेकिन उसका एक एक्सेप्शन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कौन सी वेन है, कौन सी आर्टरी है वो? पल्मोनरी आर्टरी। वेन जो कि हार्ट तक के ब्लड लेके आता है, कौन सा ब्लड होता है? हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड। उसमें एक वेन जो है वो एक्सेप्शन है, उसका नाम है पल्मोनरी वेन, जो कि क्या लेके आता है? ऑक्सीजन। कैपिलरी क्या चीज है? अभी एक बात करते हैं, जैसे ये आर्टरी है। ओके, आर्टरी क्या होती है? डिवाइड होती है 2-3 फर्दर ब्रांचेस में, दिस इज कॉल्ड एज आर्टेरियोल्स। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक बड़ा ऑर्गन है, अपना लीवर है ना, लीवर में एक आर्टरी गई। ये आर्टरी, अकेली आर्टरी थिक होती है, आर्टरीज आर थिक वॉल्ड। ओके, तो इसमें से डिफ्यूजन नहीं हो सकता। ओके, इसलिए क्या होती है? डिवाइड होती है, क्या में? आर्टेरियोल्स में, यहाँ गई, अलग अलग पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाती है। फिर ये आर्टेरियोल्स जो है वो फाइन, बहुत ही सेल के आजू बाजू में फाइन कैपिलरीज में डिवाइड होता है। ये आर्टेरियोल्स डिवाइड हुआ और फाइन कैपिलरीज में। ठीक है, अब एक कैपिलरीज जो होती है वो एक थीन वॉल्ड होती है। कैपिलरीज आर थीन वॉल्ड। अब थीन वॉल होने के बाद क्या करेगा? यहाँ पे सेल है, इसको क्या क्या चीजें चाहिए? जैसे कि ये ब्लड है, ब्लड के अंदर आर्टरी है, तो आर्टरी में, सारे आर्टरी में कौन सा ब्लड है? ऑक्सीडेटेड ब्लड। तो इसके अंदर होगा ऑक्सीजन, इसके अंदर होगा विटामिन, इसके अंदर होगा ग्लूकोज, इसके अंदर होंगे सारे मिनरल। तो ये सब सेल को जो जो चीजें चाहिए, जिस ऑर्गन को, जिस सेल को, जिस टिश्यू को, जिस ग्लैंड को जो भी चीजें चाहिए, वो काय के थ्रू होता है? कैपिलरी के थ्रू लेने होता है। तो यहाँ से ऑक्सीजन जाएगा सेल में, सेल से कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। ध्यान रहे, क्या जा रहा है? ऑक्सीजन, और क्या आ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब ये फर्दर आगे कैपिलरी, आगे की जो कैपिलरी है वो क्या कहलाएगी? देखो, ये जो आर्टरी थी ये था आर्टेरियोल, और ये क्या बन गई? कैपिलरी। ओके, ये बन गई कैपिलरी। तो ये कैपिलरी किसकी है? आर्टरी की, लेकिन इसमें क्या? ऑक्सीजन गया और क्या आ गया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये अब जो कैपिलरी है ये काय की कहलाएगी? जिसमें पूरा क्या आ गया? कार्बन डाइऑक्साइड। ये काय की कैपिलरी कहलाएगी? वेन की। अब ये जो एक कैपिलरी है, फिर ऐसी दूसरी कैपिलरी है, ऐसी तीसरी कैपिलरी, ऐसी चौथी कैपिलरी, सारी कैपिलरी जुड़ के क्या बनता है? 3-4 क्या बनती है? वेन्यूल्स। ठीक है, 3-4 क्या बनती है? वेन्यूल्स।
और वही वेन्यूज एक बड़ी क्या बन जाती है, वेन्स। अब देखो यहाँ पे क्या था, ऑक्सीडेटेड ब्लड, कैपिलरी ने क्या कर दिया, ऑक्सीजन दे दिया, विटामिन दे दिया, वेस्ट प्रोडक्ट ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, और अब ये क्या आ गया, वेन, मतलब इसके अंदर ब्लड कौन सा होगा, कैसा ब्लड रहेगा, कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए ना इसको दो कलर में डिनोट किया जाता है, जो वेन वाला साइड है वो हमेशा ब्लू कलर में डिनोट किया जाता है, और ऑक्सीडेटेड ब्लड वाला जो है वो रेड कलर में डिनोट किया जाता है, ठीक है। लेकिन ये कनेक्शन जो है वो पूरा थ्रू आउट कनेक्शन में से दो पार्ट नहीं है, वो एक ही पूरा सर्किट कंप्लीट बना है इसमें, ठीक है। अब इस तरीके से होता है, तो कैपिलरी समझ में आया, वेन समझ में आया। आर्टरी और वेन को हम अगर थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करेंगे तो आर्टरी थिक वॉल्ड होती है, वेन जो है वो थिन वॉल्ड होता है, ओके। उतना डिटेल हमको है नहीं, हम आगे देखते हैं। हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हम लोग समझ लेंगे हार्ट की साइज क्या है और हार्ट का लोकेशन क्या है। हार्ट की साइज क्या होती है, ह्यूमन फिस्ट, जितना उसकी मोटी होती है लगभग अप्रॉक्स वही साइज होती है हार्ट की। और उसकी लोकेशन क्या है उसकी, तो इट इज प्रेजेंट एग्जैक्टली इन द सेंटर ऑफ द लंग्स। अगर ये लंग्स है तो लंग्स के एकदम सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, हार्ट। लेकिन हार्ट का जो लोअर पार्ट है वो स्लाइटली टिल्टेड होता है, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। पढ़ेंगे हार्ट का स्ट्रक्चर, ठीक है। हार्ट, ह्यूमन हार्ट 4 चेम्बर्ड का होता है, पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, एंड दिस डिवीजन इज कॉल्ड एज सेप्टम। क्या कहते हैं इसको, सेप्टम, ठीक है। और यहां पर होते हैं ऊपर वाले जो पार्ट होते हैं, अपने पहले भी देखा, दिस इज कॉल्ड एज एट्रियम। ये दो पार्ट होते हैं, ये है वेंट्रिकल्स। तो ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो इस तरीके से पार्ट होता है। अब क्या होता है, जो राइट एट्रियम होता है, यहां पर एक वेन आती है, वेन आपको मालूम है, वेन विच कैरी डीऑक्सीडेटेड ब्लड। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया, जो हमारा राइट साइड है, हमारा जो हार्ट का राइट साइड है, उसमें कौन सा ब्लड आता है, डीऑक्सीडेटेड ब्लड आता है। कौन लेके आता है, वेन। वो सबसे बड़ी जो वेन है उसका नाम क्या है, वेना कैवा, ठीक है। ये क्या आता है, डीऑक्सीडेटेड ब्लड। यहाँ पे आ गया डीऑक्सीडेटेड ब्लड। साइमल्टेनियसली इस साइड से भी काम होते रहता है, लेकिन हम उसको 1 बाय 1 देखेंगे। तो यहाँ पर राइट एट्रियम में कौन सा आया, ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। फिर वो ये जो होते हैं इसको बोलते हैं वॉल्स, विच प्रिवेंट दी ब्लड, ठीक है, टू बैकफ्लो। जो बैकफ्लो होता है ब्लड का, जब ये पंप करेगा तो बैकफ्लो होगा वापस आर्टरी में, वो नहीं होने देता है। कौन है ये, वॉल्स, जो वो मैं आपको बताता हूँ। वॉल्स जो है, फिर यहाँ पर जो ब्लड आता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला, वो ब्लड कहाँ पे आएगा, वेंट्रिकल में। अब ये हार्ट जो है वो क्या करता है, पंप करने के बाद में राइट वेंट्रिकल से एक ब्लड वेसल कनेक्टेड है, ब्लड वेसल कनेक्टेड है। कौन सी ब्लड वेसल है ये, देखो कौन सा ब्लड ले जा रहा है, हार्ट से जा रहा है, मतलब कौन सा होगा, आर्टरी। जो हार्ट से ब्लड ले जा रहा है वो कौन है, आर्टरी। तो आर्टरी है तो कौन सी आर्टरी, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी, जो अपन ने देखा था, विच कैरी डीऑक्सीडेटेड ब्लड, इट इज एक्सेप्शन केस। तो इसके अंदर होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, जिसके अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी, ओके। अब ये जो है ये फिर दो इसमें डिवाइड होता है, राइट एंड लेफ्ट। ये जाता है राइट, पल्मोनरी आर्टरी जो है वो राइट जाती है राइट लंग्स में, और ये जाता है लेफ्ट लंग में। अब लंग्स में क्या होता है, अब लंग्स में आने के बाद आर्टरी को मैंने पहले बताया, आर्टरी डिवाइडेड इनटू आर्टेरियोल्स, आर्टेरियोल डिवाइडेड इनटू कैपिलरीज। तो ये आर्टेरियोल्स और ये मैं बनाता हूं फाइन कैपिलरीज। ये फाइन कैपिलरीज किसके आजू बाजू होती है लंग्स में, अल्वियोलाई के पास, ठीक है। अल्वियोलाई के पास से जाते जाते, अल्वियोलाई के पास से जाते जाते जो हम इनहेल करते हैं तो उसमें मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है, और यहां पर जो होता है ब्लड में, ये ब्लड कौन सा होता है हमारा, डीऑक्सीडेटेड ब्लड, तो इसमें क्या रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर होता है डिफ्यूजन मैकेनिज्म। डिफ्यूजन मतलब फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ गैसेस फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन।
अब हमारे बॉडी में ब्लड में किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है? कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड बन कहां पे रहा है? रेस्पिरेशन में, जो हमने देखा था रेस्पिरेशन में ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट होकर के क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी, जो कि हमको एनर्जी चाहिए, राइट। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम क्या कर रहे हैं? ब्लड के थ्रू कहां आ रहा है? हार्ट में। हार्ट से कहां जा रहा है? लंग्स में। और लंग्स से कहां जाएगा? वो अल्वियोलाई, ठीक है, वो जाएगा अल्वियोलाई, ठीक। और क्या आएगा? ऑक्सीजन। अब हमारे बॉडी में क्या की कमी हो गई थी? ऑक्सीजन की। और क्या बढ़ गया था? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो अब ऑक्सीजन जो है वो आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, ठीक है। तो ये कैपिलरी, ये कैपिलरी, ये कैपिलरी, ऐसी कई सारी कैपिलरी जुड़ करके वापस ये हार्ट में आता है। लेकिन अब इसमें कौन सा ब्लड आया? दोनों साइड से ना, राइट और लेफ्ट साइड दोनों, लंग्स राइट और लेफ्ट जो लंग्स है उन दोनों से ब्लड आता है। इसमें कौन सा ब्लड आएगा? ऑक्सीडेटेड, राइट। ऑक्सीडेटेड ब्लड आया। ऑक्सीडेटेड ब्लड जो है वो कहां पे आएगा? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो जाएगा, जब ये हार्ट पंप करेगा तो ये जाएगा पूरे बॉडी में। अब बॉडी में ले जाने के लिए हार्ट से ब्लड ले जा रहा है, मतलब क्या होगा? आर्टरी, एंड दिस आर्टरी इज कॉल्ड एज एओर्टा। इसको क्या बोलते हैं? एओर्टा, ठीक है। एओर्टा से फिर पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा ब्लड, ऑक्सीडेटेड ब्लड सर्कुलेट होगा। सर्कुलेट होते होते ये आर्टरी है, आर्टरी फिर डिवाइड होगी। फाइन, अभी मान लेते हैं लिवर में गया, किडनी में गया, हाथ में गया, पैर में गया, आईज में गया, सारे बॉडी ऑर्गन में जा करके क्या क्या, इसमें क्या है? ऑक्सीजन क्या देगा? ऑक्सीजन देगा। और क्या लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड हार्ट से, लीवर से, किडनी से, आईज से, नोज से, सब जगह से क्या लेकर के आएगा? यहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आएगा। अब इसको हम क्या बोलेंगे? वेन, ठीक है। ये एक वेन हार्ट से आई, एक वेन लिवर से आई, एक वेन किडनी से आई, एक वेन आईज से आई, एक वेन नोज से आई, एक वेन ब्रेन से आई। सारे वेन जो है एक साथ में जुड़ करके क्या बनती है? एक जगह पे आता है, जिसको बोलेंगे वेना केवा। और वेना केवा में कौन सा ब्लड आएगा? फिर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, ठीक है। ये साइमल्टेनियस प्रोसेस चलती है। कैसी? तो राइट हैंड साइड में कौन सा ब्लड आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड। लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा आएगा? ऑक्सीडेटेड ब्लड। दोनों एट्रियम भर दिए, तो एट्रियम जो पंप करता है तो ब्लड कहां जाएगा? वेंट्रिकल में। फिर धीरे से वापस नॉर्मल होता है, तो ये वेंट्रिकल जो है वो क्या करता है? पंप करता है। पंप करने की वजह से जो ब्लड है, वेंट्रिकल का ब्लड है, ये जाएगा प्यूरिफिकेशन के लिए। जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है वो क्या के लिए जाएगा? लंग्स में जाएगा प्यूरिफिकेशन के लिए। और जो लेफ्ट हैंड साइड का है वो क्या में जाएगा? एओर्टा में, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन देने के लिए। समझ में आया? तो यहां पर अब बहुत एकदम सिंपल है समझने के लिए। पहली बार जो ब्लड आया वो डीऑक्सीडेटेड था, वो प्यूरिफिकेशन के लिए गया, राइट। पहली बार तो ये पहला सर्कुलेशन हुआ। दूसरी बार जो ये बॉडी में ऑक्सीडेटेड ब्लड आया, हार्ट में ऑक्सीडेटेड ब्लड आया और पूरे बॉडी में गया ऑक्सीजन देने के लिए, दूसरी बार सर्कुलेशन हुआ। तो इसलिए इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, ओके। फिर अब समझ में आ गया आपके कि क्या होता है कि दोनों साइड से ब्लड आया, एट्रियम ने पंप किया वेंट्रिकल में गया। वेंट्रिकल क्या करता है? जोर से पंप करता है। पंप करने की वजह से जो राइट साइड का ब्लड है वो जाएगा प्यूरिफिकेशन के लिए, कहां पर? लंग्स में। और जो लेफ्ट हैंड साइड का जो ब्लड है वो जाएगा एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में, काय के लिए? ऑक्सीजन देने के लिए। अब ऑक्सीजन देते देते वो क्या क्या लेके आता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है और वो क्या बन जाता है? वेन। और वही वेन जो है वापस क्या में आती है? राइट हैंड साइड में, राइट एट्रियम में, फिर जाता है राइट वेंट्रिकल में, फिर जाता है लंग्स में, लंग्स के थ्रू आता है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में। तो इस तरीके का पूरा सर्कुलेशन यहाँ पर चलते रहता है। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ हार्ट, और इसको बोलेंगे फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, ठीक है। हार्ट, एक बार फिर हम हार्ट के स्ट्रक्चर को रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, वेना केवा से डीऑक्सीडेटेड ब्लड आता है, फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड लेके जा रहा है डीऑक्सीडेटेड, वो बने पल्मोनरी आर्टरी, वो ऑक्सीडेट करके ब्लड लेकर आता है। लेकर आने के बाद में जो लेकर आता है वो बने पल्मोनरी वेन।
पल्मोनरी वेन जो कैरी करता है ऑक्सीडेटेड ब्लड, फिर वो आता है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, फिर वही डीऑक्सीडेटेड ब्लड जो है कलेक्ट होकर के वापस कहां पे आ रहा है, राइट एट्रियम में, और ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियस होते रहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट और उसका वर्किंग मतलब फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, इसके बाद हम लोग समझेंगे हार्ट के बीट्स। हार्ट बीट्स कैसे होते हैं, दो टाइप के ना, लब एंड डब। हार्ट बीट जो होता है वो होता है लब और डब। इट्स नॉट धक धक, इट्स लब डब, लब डब। और ये कितने होते हैं, दैट इज 72 बीट्स पर मिनट, ठीक है, इट्स 72 बीट्स पर मिनट, क्लियर। अब अगर इन केस जैसे डॉक्टर उनको चेकअप करता है ना, तो ये हार्ट बीट चेक करता है कि कितनी है, बढ़ गई है, कम हो गई है, उस हिसाब से वो डिसीज को डायग्नोसिस करता है। अगर इन केस अगर कोई हार्ट डिसीज वगैरह आ जाए तो लब डब साउंड जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, कोई और साउंड भी क्रिएट हो सकता है। इसको हम हायर क्लासेस में देखेंगे। अब देखते हैं हमारा पल्स रेट, ठीक है। पल्स रेट कितना होता है, पल्स रेट आप देखते हो ऐसे चेक किया जाता है ना, पल्स रेट को ऐसे चेक करते हैं। तो ये क्या किया जाता है, पल्स देखी जाती है। पल्स कैसे जनरेट होती है, तो जब हार्ट जो है वो जोर से पंप करता है, पंप करने के बाद जो आर्टरी है, ये आर्टरी की जो वेव्स होती है इसमें जनरेट होती है, वो वेव्स को काउंट किया जाता है। तो जितनी बार हार्ट बीट होगा उतने पल्सेस जनरेट होंगी, मतलब द सेम पल्स रेट विल बी देयर। ब्लड प्रेशर, हाँ, ब्लड प्रेशर का मतलब क्या, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी, ठीक है। तो ये होता कैसे है, पहले समझ लेते हैं। हार्ट का स्ट्रक्चर हम जानते हैं, ये वेंट्रिकल पार्ट, ये तो एट्रियम पार्ट। अभी होता क्या है, जब भी वेंट्रिकल फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, आर्टरी में, राइट। तो ये आर्टरी में क्या करता है, टकराता है, तो ये प्रेशर क्रिएट करता है, और वो प्रेशर को हम काउंट करते हैं हमारे जो स्पाइरोमैनोमीटर है उस इंस्ट्रूमेंट में, या और अभी तो डिजिटल भी आ चुके हैं। तो इस इंस्ट्रूमेंट में हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं किसको, प्रेशर को। कौन से प्रेशर को, जो ब्लड फोर्सफुली एक्सर्ट कर रहा है, किस पे, ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी, ठीक है। अब ये फोर्सफुल बहुत प्रेशर एक्सर्ट क्रिएट करता है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, ब्लड प्रेशर, ठीक है। ब्लड प्रेशर में दो टर्म से हम ब्लड प्रेशर को काउंट करते हैं, एक होता है अपना सिस्टोलिक प्रेशर और दूसरा होता है डायस्टोलिक प्रेशर। एक होता है सिस्टोलिक और दूसरा होता है डायस्टोलिक, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, सिस्टोलिक का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोलिक का मतलब कॉन्ट्रैक्शन, किसका, कौन हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। और वेंट्रिकल क्या करता है, जोर से कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ये क्या करता है, जोर से प्रेशर एक्सर्ट करता है, और प्रेशर एक्सर्ट करने की वजह से हम उसको क्या बोलेंगे, सिस्टोलिक प्रेशर, ओके। मतलब उसको हम क्या बोल सकते हैं, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो ये होता कितना है, 120 mmHg। अब ये mmHg कहां से है, ये मैं आपको समझाता हूं। डायस्टोलिक क्या होता है, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, रिलैक्स, मतलब वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन, राइट। इसको बोलेंगे हम वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, मतलब डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर समझ में आया। डायस्टोलिक प्रेशर होता है 80 mmHg, ठीक है। तो अब होता क्या है, ये कैसे काउंट करते हैं, तो काउंट करने के लिए स्पाइरोमैनोमीटर यूज किया जाता है। स्पाइरोमैनोमीटर कैसे यूज करते हैं, तो कफ जो हमारा होता है आम, उसके ऊपर कफ लगा देते हैं, राउंड अप कर देते हैं। राउंड अप करने के बाद में क्या करते हैं, उसको एक रबर कॉक होता है, रबर कॉक से एयर फिल करते हैं, ताकि यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट, है ना, जो हमारी ब्लड वेसल्स है, जो आर्टरी है, वो उस पर क्या हो जाए, प्रेशर क्रिएट हो जाए। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा स्पाइरोमैनोमीटर होता है उसमें एक इस तरह का डिस्क होता है जिसमें मर्क्यूरी की लेवल दी जाती है, मर्क्यूरी, है ना। तो जब हम इसमें इसे क्या अटैच होता है, हमारा रबर पंप। अब इसे क्या करेंगे, हम पंप करेंगे, तो जो मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी की लेवल कहां तक आ जाती है, हम कहां तक फिल करते हैं, नॉर्मली वी फिल्स 200 mm तक, Hg तक इसको फिल करते हैं। Hg मतलब क्या, मर्क्यूरी, तो 200 की लेवल तक हम उसको सेट करते हैं, अगर नॉर्मल पर्सन रहा तो। ऐसे तो 200 से ऊपर भी हम लोग कर सकते हैं अगर हाई ब्लड प्रेशर वाले कोई पेशेंट रहा तो, लेकिन हमको नॉर्मल पर्सन का अगर चेक करना है कि कितना ब्लड प्रेशर होता है, तो हम उसको क्या करेंगे, 200 तक नॉर्मली सेट करते हैं, मतलब एयर फिल करते हैं। एयर फिल करने से ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा, कहां तक, 200 तक।
ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हमारा स्टेथोस्कोप, देखो दो इंस्ट्रूमेंट बोले मैंने, एक है स्पाइगमोमैनोमीटर जो कि ये होता है और जो अपने बुक में आप एनसीईआरटी में देख सकते हो डायग्राम दिया है, और दूसरा होता है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर लोग चेक करते हैं वो, तो वो हम कहाँ करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। और हम साउंड सुनने की कोशिश करेंगे। अभी कहाँ तक सेट है ये, 200 तक। अभी साउंड सुनाई देगा नहीं, राइट, 200 पे साउंड नहीं सुनाई देगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा नॉब होता है, इस नॉब को थोड़ा सा ओपन करेंगे। ओपन करने की वजह से क्या होगा, इसमें से एयर, हमारा जो कफ है ऊपर से जो कफ बांध चुके हैं उसमें से एयर क्या होगी, धीरे धीरे कम होगी, और कम होगी तो इसकी भी लेवल क्या होगी, धीरे धीरे कम होते जाएगी, राइट। तो अब हमको जो हमने स्टेथोस्कोप है वो स्टेथोस्कोप से, मतलब डॉक्टर का जो हेडफोन है उससे क्या करना है, हमको साउंड सुनना है। अब जैसे हम साउंड सुनेंगे तो जहां पे साउंड सुनाई देगा उसको आपको मार्क करना है। 200 पे साउंड सुनाई दे रहा था क्या, नहीं। अब धीरे 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 जैसे जैसे हम एयर खोलेंगे उसमें से एयर निकालेंगे, वो एयर निकलते निकलते जिस मार्किंग पे आपको आवाज सुनाई देगी, साउंड अपीयर होगा, उसको आपको नोट करना है। दैट विल बी, अगर नॉर्मल पर्सन आता है दैट विल बी 120। अब आपको साउंड सुनाई दे रहा है, जब साउंड सुनाई दे रहा है तो कौन सा साउंड है हमारा, हार्ट का लब डब, ये साउंड सुनाई देता है। धीरे 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 अब आपको एयर और कम कम करते जाना है, निकालते जाना है, एयर निकलती जाएगी। और जब आपको साउंड सुनाई दे रहा है 120 पे साउंड सुनाई दे रहा है, अब आपको जहां पे साउंड सुनना बंद हो जाएगा उसको मार्क करना है। वो क्या रहेगा हमारा 80 mm Hg, मतलब मर्क्यूरी की लेवल है ना। तो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होगा, 120/80। 120/80 का मतलब क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर अपॉन डायस्टोलिक प्रेशर mm of Hg। इस तरीके से ब्लड प्रेशर काउंट करते हैं। आपको बहुत डिजिटल आ चुका है, सिंपल एक चिमटा आता है, इसको लगा दो आपको काउंट हो जाएगा। और भी कई सारे अलग इंस्ट्रूमेंट्स अभी आ चुके हैं फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर में दो चीजें याद रखनी, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक में वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल जोर से पंप करता है, इस वजह से प्रेशर एग्जर्ट होता है, दैट इज 120 mmHg। और जब धीरे धीरे रिलैक्स होता है तो प्रेशर कम होता है, दैट इज 80 mmHg, दैट इज नॉर्मल ब्लड प्रेशर। अब 120 से लेकर, अब मान लेते हैं हम लोग खेल लिए है ना, खेलते हैं, रनिंग करते हैं या कोई एक्सरसाइज करते हैं, तो ब्लड प्रेशर है ना थोड़ा सा बढ़ता है हमारा भी, नॉर्मल पर्सन का भी बढ़ता है, दैट इज 140 तक जाता है। तो 140 तक हम उसको नॉर्मल ही काउंट करते हैं, क्योंकि ड्यू टू एक्सरसाइज, ड्यू टू टेंशन, ड्यू टू स्ट्रेस, ये 140 तक ब्लड प्रेशर होता है। कई बार बोलते हैं ना हार्ट बीट बढ़ गई, धड़कनें बढ़ गई, डर गए, तब हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो वो कितना होता है, एक एवरेज होता है 140 तक जाता है, तो उसको हम नॉर्मल काउंट करते हैं, है ना। लेकिन 140 से ऊपर जाता है, दैट इज कॉल्ड एज हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन, ये हाइपरटेंशन मतलब क्या, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ठीक है। ब्लड प्रेशर मैंने बताया 140 से ऊपर गया तो उसको बोलेंगे हाइपरटेंशन और इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। तो बढ़ता कैसे है, तो जो आर्टरी होती है, आर्टरी पे प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। तो ये ब्लड प्रेशर कर क्या सकता है, तो ये क्या कर सकता है, जो हमारी छोटी छोटी फाइन कैपिलरीज होती है, ये फाइन कैपिलरीज को इंज्योर्ड कर सकता है, ब्रेक कर सकता है, ठीक है। अब ब्लड प्रेशर बढ़ता कैसे है उसको समझ लेते हैं। ब्लड प्रेशर क्या होगा, मान लेते हैं कि हमारा ये नॉर्मल डायमीटर है कैपिलरी का या आर्टरी का, आर्टेरियोल्स का, और ये आर्टरी जो है वो थोड़ी कंस्ट्रिक्ट हो गई। क्या हो गई, कंस्ट्रिक्ट हो गई। अब कंस्ट्रिक्ट होने तो यहाँ पे ब्लड फ्लो कैसा रहेगा और यहाँ पे ब्लड फ्लो कैसा रहेगा, समझ रहे हैं। यहाँ पे प्रेशर जो है वो क्या रहेगा, थोड़ा कम, लेकिन यहाँ पे फोर्सफुल जाएगा। फोर्सफुल जाने की वजह से यहाँ प्रेशर क्या रहता है, बहुत हाई। और इसको ड्यू टू कंस्ट्रिक्शन ऑफ द कैपिलरीज, ड्यू टू कंस्ट्रिक्शन ऑफ द कैपिलरीज देयर इज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। ड्यू टू कंस्ट्रिक्शन ऑफ कैपिलरीज देयर इज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ओके। अब अगर किसी तरीके से इन जो कैपिलरीज जो कंस्ट्रिक्ट हुई है उसको डायलेट कर दिया जाता है, वापस ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, नॉर्मल, है ना। अगर ये कंस्ट्रिक्ट हो गया, प्रेशर बढ़ गया आर्टरी पे, कैपिलरीज पे, अगर प्रेशर बढ़ गया तो इट कैन कॉज इंजुरी, मतलब वो ब्लड वेसल को रप्चर कर सकता है और ब्लड क्या हो सकता है, लीक हो सकता है, जिस वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हो सकता है। मतलब बाहर के वेसल्स में तो ऐसा होना नहीं है, लेकिन जो अंदर की जो फाइन कैपिलरीज है, उन फाइन कैपिलरीज में ये प्रॉब्लम जनरली देखी जा सकती है कि जो है ब्लड वेसल डैमेज हो जाती है, ब्लड जो है वो लीक हो जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेंटेनेंस ऑफ प्लेटलेट। प्लेटलेट का हमने फंक्शन देखा है, ब्लड को लॉस होने से बचाता है, मतलब क्या करता है,
क्लॉटिंग करता है ब्लड की, है ना। जैसे ही कभी इंजुरी हो गई बॉडी में, टिश्यू या खाली ब्लड वेसल रप्चर हो गई, ब्लड निकलना शुरू हो गया, तो ब्लड में प्लेटलेट होता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है। इसमें सबसे मेन कौन काम करता है? प्लेटलेट क्या हो जाएंगे यहाँ पे? अडहेयर एंड दे विल कॉल अनदर प्लेटलेट टू कम ओवर देयर। वो क्या करते हैं? बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, ताकि सारे प्लेटलेट और बाकी के कुछ सेल्स जमा हो जाए। तो अब जमा होने के बाद तो क्या बन गया? प्लेटलेट क्लॉट। और थोड़ी बहुत अलग मैकेनिज्म होता है, वो मैकेनिज्म को हम बोलेंगे ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म। उस वजह से यहाँ पर कुछ फाइबर्स जम जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फाइब्रिल क्लॉट। और इस तरीके से प्लेटलेट का क्लॉट बन जाता है, जिस वजह से आगे फर्दर ब्लड लॉस रुक जाता है, प्रिवेंट हो जाता है, राइट। अब धीरे धीरे क्या होता है? ये क्लॉट निकल जाएगा और यहाँ पर क्या होगा? हीलिंग। जैसे क्लॉट ऊपर रह जाता है और अंदर से सेल की हीलिंग शुरू हो जाती है ना, और ये पूरी वापस से हमारी इंजुरी क्लियर हो जाती है, ठीक है। और ये क्लॉट यहां से निकल जाता है। दैट इज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ ब्लड। लिम्फ क्या है? तो लिम्फ क्या है? इट्स कलरलेस फ्लूइड, है ना। तो फ्लूइड कहां पे रहता है प्रेजेंट? तो इसका भी एक पूरा पाथवे होता है, पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है फ्लूइड, जिसको हम बोलेंगे लिम्फ। ये एक फ्लूइड है, राइट। ये फ्लूइड है तो एक पर्टिकुलर वेसल में, जैसे एक वेसल है जिसमें ब्लड जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे? ब्लड वेसल। ब्लड वेसल क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें ब्लड फ्लो होता है, राइट। वैसे लिम्फ जो है एक पर्टिकुलर वेसल्स में फ्लो होता है, इसलिए इसको बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल्स। इसका भी बड़ा नेटवर्क है, जैसे इसमें होता है आर्टरी होता है, वेन्स होता है, कैपिलरीज होता है। इसमें भी इसके और भी डिटेल में दिया है, लेकिन हमको 10th में इतना सब डिटेल में नहीं है, इसलिए मैं इसको एकदम शॉर्ट में आपको समझाऊंगा। तो अब होता क्या है? लिम्फ बनता कैसे है और इसके फंक्शन क्या है? दो चीजें हमको इसमें पढ़नी है। तो लिम्फ बनता कैसे है? तो यहाँ ब्लड वेसल दिया है। ब्लड वेसल क्या करता है? जैसे कि ब्लड वेसल में मैं लेता हूँ आर्टरी डिवाइडेड इनटू फाइन कैपिलरीज। आपको मालूम है आर्टरीज, आर्टेरियोल्स फाइन कैपिलरीज में डिवाइड होता है, ओके। अब फाइन कैपिलरीज में डिवाइड हो गया। फाइन कैपिलरीज में डिवाइड होने के बाद क्या होता है? जैसे ये इसको जूम करता है, एक फाइन कैपिलरी है ना, कैपिलरी ब्लड की। अब ब्लड में जाता है तो ये फोर्स एक्सर्ट करते हुए जा रहा है ना। तो इसमें क्या होता है? टाइनी पोर्स। ये टाइनी पोर्स होने की वजह से इसमें से क्या होता है? फ्लूइड लीच आउट होता है, बाहर निकलता है, और ये आजू बाजू के टिश्यूज में आ जाता है, ठीक। अब आजू बाजू के टिश्यू में आने की वजह से इसको क्या बोला जाता है? कि टिश्यू फ्लूइड। अच्छा, इसमें से कौन कौन चीजें आ रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन होल में से क्या क्या पोर आउट होता है? दैट इज वाटर, WBC और स्मॉल अमाउंट ऑफ और स्मॉल प्रोटीन्स बोलेंगे हम एग्जैक्टली, ठीक है। ये सारी चीजें लीच आउट होती है, ओके। अब ब्लड वेसल में बहुत फोर्सफुल ब्लड आ रहा है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, जिस वजह से इसमें से क्या होगा? बाहर निकलेगा क्या? वाटर। वाटर को हम क्या कहेंगे? सीधे सीधे हम कहेंगे इसको प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा जो है वो बाहर आएगा, WBC आएंगे और स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन आएंगे। तो अब ये लीच आउट होने की वजह से यहां पर जो बन गया वो क्या है? हमारा टिश्यू फ्लूइड, राइट। अभी टिश्यू फ्लूइड ना हमेशा कंटिन्यूअस बनते जाता है, तो यहां पर जमा हो जाएगा। तो जमा होने की वजह से हमको डिसएडवांटेज करेगा, मतलब हार्म करेगा, है ना। जैसे कि एलिफेंटियासिस नाम के डिसीज में लिम्फ जो है वो बहुत बढ़ जाता है। चलो वो हमारा पार्ट नहीं है, लेकिन हम उसको देखते हैं। अब जो ज्यादा फ्लूइड यहाँ बन गया वो क्या होता है? एक जगह पे कलेक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज कैपिलरीज ऑफ लिम्फ वेसल्स। लिम्फेटिक वेसल्स की कैपिलरीज होती है, यहाँ जमा होता है। फिर ऐसी एक कैपिलरी, दूसरी कैपिलरी, तीसरी कैपिलरी, चौथी कैपिलरी, पांचवी कैपिलरी, सारा का सारी कैपिलरी जो है वो जमा होकर के कहाँ क्या बनता है? लिम्फ वेसल बनता है, लिम्फेटिक वेसल बन जाता है। अब लिम्फेटिक वेसल का पूरा नेटवर्क में ये जो लिम्फ है ये पूरा कंटिन्यू फ्लो होते रहता है, ठीक है। अच्छा, ये ब्लड से निकल गया, लिम्फ बन गया। तो लिम्फ बनने के बाद कहां जाएगा? अल्टीमेटली इट अगेन गोज टू वेन्स। ब्लड की आर्टरी, आर्टरी के बाद कैपिलरीज, कैपिलरीज के बाद में क्या बनता है? हमारा वेन। और ये पूरा ड्रेन मतलब वापस से खाली गायब हो जाता है वेन्स में, ठीक है। समझ में आया? एक बार मैं फिर बता दूं। आर्टरी
ब्लड की आर्टरी, वो बनती है कैपिलरी। कैपिलरी से क्या होता है, लीच होता है। क्या क्या लीच होता है, प्लाज्मा होता है, WBCs होते हैं, स्मॉल प्रोटीन्स, छोटे छोटे प्रोटीन्स होते हैं, वाटर होता है, लीच आउट होता है। तो इसको क्या बोलेंगे, टिश्यू फ्लूइड, राइट। टिश्यू फ्लूइड बहुत ज्यादा जमा हो जाता है तो वो कलेक्ट होता है, काय में कलेक्ट होता है, कैपिलरीज ऑफ लिम्फ। ओके, अब ये लिम्फ की कैपिलरीज में कलेक्ट होता है, सब जगह से कलेक्ट होकर के उसका पूरा डक्ट बन जाता है। अब ये डक्ट कौन सा है, ये लिम्फेटिक वेसल। ये लिम्फेटिक वेसल में बहुत सारा फ्लूइड जमा होकर के वापस कहां पे ड्रेन होता है, तो फिर से ब्लड में जाता है ना। ध्यान रहे कि ये कैपिलरीज से आया और इसी में वापस जाता नहीं, ये क्या होता है, वापस ड्रेन होता है वेन्स में। आर्टरी से आया, वेन्स में जाएगा, क्लियर, आर्टरी से आया और वेन्स में जाएगा, इस तरीके से इसका पूरा सर्कुलेशन होता है। तो अब इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है, पहला इसमें होता है लिम्फ, मतलब होते हैं इसमें WBCs, जो मैंने बताया आपको WBCs। कौन से WBC है, खास WBC के बहुत सारे टाइप है, जिसमें से एक होता है मेजरली लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स का काम क्या होता है, इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू द बॉडी। ओके, दूसरा मेजर फंक्शन होता है कि जो फैट्स का डाइजेशन है, अपन ने देखा था विलाय में, मैं एक बार फिर रिवाइज कर दूं आपको कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है विलाय। विलाय के अंदर जैसे ब्लड वेसल होता है, वैसे ही क्या होती है, लैक्टिल्स। क्या होता है ये, लैक्टिल्स है। लैक्टिल्स का मतलब क्या होता है, लिम्फ वेसल्स है, उसका नाम दिया गया लैक्टिल्स, लिम्फ वेसल्स। इसमें क्या डाइजेस्ट हो रहा है, सॉरी क्या एब्जॉर्ब हो रहा है, फैट्स, इसीलिए इसका नाम दिया लैक्टिल्स। मिल्की सॉल्यूशन दिखता है, थोड़ा सा व्हाइटिश होता है इसलिए, तो ये क्या हो जाता है, इसमें एब्जॉर्ब होता है। और ये भी कहां पे आता है, इसी में, मतलब ये फैट्स के एब्जॉर्प्शन के लिए काम में आता है ना, फैट्स के एब्जॉर्प्शन के लिए काम में भी आता है। ठीक है, दो मेजर फंक्शन, एक तो इम्यूनिटी देता है और दूसरा फैट्स के एब्जॉर्प्शन में काम में आता है विलाय में। ये हमने दो मेजर फंक्शन पढ़ लिए लिम्फेटिक सिस्टम में। एक बार मैं फिर इसको आपको रिवाइज कर दूं। लिम्फ बना कैसे, तो ये आर्टरी है, ब्लड की आर्टरी, उसकी बनी है आर्टेरियोल्स और फाइन कैपिलरीज, है ना, फाइन कैपिलरीज बन गई। फाइन कैपिलरीज के आजू बाजू में होते हैं टिश्यूज, जहां से लीच आउट होता है WBC या स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन, प्लाज्मा आने के बाद यहाँ पे क्या बनता है, टिश्यू फ्लूइड। क्या बन गया यहाँ पे, टिश्यू फ्लूइड। ये टिश्यू फ्लूइड में ज्यादा फ्लूइड जमा हो जाएगा तो यहाँ पर जो बन जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लिम्फ, है ना। और ये लिम्फ जो है वो वेसल्स में कलेक्ट हो जाता है, पूरे वेसल्स जो है फिर वापस ड्रेन हो जाते हैं काय में, वेन्स में। है ना, आर्टरी से कैपिलरी से लीच आउट हुआ, लिम्फ बना और लिम्फ वापस काय में चला जाता है, वेन्स में जाता है, आर्टरी में जाता नहीं। फिर इसके बहुत सारे पार्ट है लिम्फेटिक सिस्टम के, जो हमको दिए नहीं है, तो मैं ज्यादा डिस्क्रिप्शन में जाऊंगा नहीं। लेकिन लिम्फ नोड्स होते हैं, लिम्फेटिक वेसल होता है, उसका बड़ा नेटवर्क होता है ना। जितना बड़ा ब्लड वेसल है उतना बड़ा यहाँ पर लिम्फेटिक सिस्टम नहीं है, लेकिन बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स में लिम्फेटिक सिस्टम प्रेजेंट रहता है। इट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे ब्लड को फ्लो करने के लिए क्या होता है, हार्ट, है ना, वैसे लिम्फेटिक सिस्टम में हार्ट रहता नहीं, हार्ट उसको फ्लो करता नहीं, क्लियर। हार्ट डू नॉट, देयर इज नो पंपिंग ऑर्गन प्रेजेंट इन लिम्फेटिक सिस्टम। ओके, तो कैसे फ्लो होता है, खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से पूरा फ्लो जो है वो आगे आगे बढ़ता है।